नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि आज से हम आपके लिए स्टैटिक जीके की नई क्लासेस स्टार्ट करना प्रारंभ कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी स्टैटिक जीके को कवर कराएंगे, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो हम इस स्टैटिक जीके को प्रश्नों के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से जो है निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर आप करंट अफेयर के साथ में जो है स्टैटिक जीके की क्लास भी अलग से दीजिए, जिससे हमको और अच्छा समझ में आए। तो करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके चलती रहेगी, पर अलग से आपको आज से जो है स्टैटिक जीके की क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी प्रश्नों के माध्यम से, कोई थ्योरी नहीं, प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी और सब चीज़ एक्सप्लेनेशन आपको होगा। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आप सभी के लिए, सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पैट हो, यूपी टेट हो, या आपका एसएससी का हो, या यूपी पुलिस का हो, मतलब कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से स्टैटिक जीके जो प्रश्न हैं, स्टैटिक जीके के प्रश्न हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके ऐसी चीज़ है जो है विद्यार्थी जो परीक्षा में हॉल में जा कर के जो है अक्सर इन्हीं प्रश्नों में कन्फ्यूज हो जाता है, जो कि बेसिक प्रश्न होते हैं और ये आप सभी को आनी चाहिए। तो इसलिए हम प्रश्नों के माध्यम से आज से स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से हम डेली बेसिस आपको जो है स्टैटिक जीके का जो है प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कराते रहेंगे, जिससे आपकी स्टैटिक जीके जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और चाहे परीक्षा कोई भी हो उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता पा जाएंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज से अपनी स्टैटिक जीके का जो है बहुकाल तांडव सीरीज़, जो कि आप सभी के लिए स्पेशल है, एक एक प्रश्न आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि परीक्षा में देखते ही आप उसको टिक करके आओगे और 100% सफलता पाओगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज से अपना जो है स्टैटिक जीके की पहली क्लास के साथ। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि तकदीर भी खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा करे। अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि तकदीर भी खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा करे। तो तकदीर आप ही के हाथ में है, आप ही बना सकते हैं, आप ही बिगाड़ सकते हैं। तो अपनी मेहनत पे जो है इतना ध्यान दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि तकदीर उसके सामने कुछ ना हो, आपकी मेहनत के आगे सब फेल हो जाए और अपनी मंजिल को आप निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक पा जाओ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन के कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड आपको हमने बता दिया कि अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि तकदीर खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा करे। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। और ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए। क्लास को जितनी बार रिपीट करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितनी भी क्लासें आपको दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएंगी। और इन क्लासों के माध्यम से हम जो है कोशिश करेंगे कि आपका स्टैटिक जीके पूरी तरह से कवर हो जाए। आपको बार बार स्टैटिक जीके पढ़ने की कोशिश ना करें, मतलब कोशिश ना करनी पड़े, आपको बार बार स्टैटिक जीके उठाने की ज़रूरत ना पड़े कि बार बार स्टैटिक जीके आपको रिवाइज करना पड़े। आप इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, आपको स्टैटिक जीके अपने आप ही कवर होती चली जाएगी। बस आप एक बार ढंग से प्रश्न पढ़ें, देखें, समझें उसे। और हाँ, एक कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना, एक कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना। आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है अपना नोट डाउन करते जाना। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से है, अगर आप क्लास भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम कहते हैं आपसे, ये हमारा दावा है कि अगर आप क्लास अच्छे से कर लेते हैं, एक बार दो बार पढ़ लेते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास अपनी। तो चलिए भारत के मैप के साथ प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास। और आज का जो हमारा सेशन है, जो आज की क्लास में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भारत की भौगोलिक स्थिति और आकार और विस्तार से संबंधित है। भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार और विस्तार से संबंधित हैं।
जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है प्रश्न जो है परीक्षा के अंतर्गत कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन सा बिंदु है, पूछ लिया जाता है पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आपके चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको मतलब चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि उत्तर में इंदिरा कॉल है, दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट है, पश्चिम में गौर माता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से और आपसे एक जो है आंसर के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपकी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत है आपका वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है भारत? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है आपका? भारत का इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे है? लद्दाख के अंतर्गत है। आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ है? कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। कहाँ पे? कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंतर्गत है। आपसे पूछा जाए कि भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो ये गौरमाता है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गौरमाता गुजरात में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु कौन सा है आपका? किब्यूतु है और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो आपका इंदिरा कॉल लद्दाख में है। दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट कैप कैमोरिन कन्याकुमारी में है। पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो ये सुदूर पश्चिम यानी कि गौर माता, इसको ग्वाहर माता भी कहा जाता है और ये गुजरात के अंतर्गत है। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो ये किबिथु है। किबिथु ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश विस्तार, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो है आपका, ये उत्तर से और पूर्वी जो है आपका, ये क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए देशांतरीय विस्तार इसका, तो देशांतरीय विस्तार कितना है? यहाँ पे देखिए आप, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, तो ये है आपका देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन सा है आपका? अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है ये आपका। और ये क्या है आपका? देशांतर। ये देशांतरीय विस्तार है आपका। देशांतरीय विस्तार ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका जो है देशांतरीय विस्तार है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये देखिए भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्या है ये? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये जो है। अब यहाँ देखिएगा, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको जो है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
कन्याकुमारी है। कैप कमोरिन कन्याकुमारी है, जो हमने आपको बताया है अभी हाल ही में, जो आपने बताया था हमने आपको। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय पूछे आपसे। भारतीय मानक समय तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय? तो उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के आपके मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप जो है इसका। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार और विस्तार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं आपके, जो हमने आपको बताए हैं। अब प्रश्नों के माध्यम से जो है चर्चा कर लेते हैं हम क्लास पर, और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मानचित्र के माध्यम से हम आपको जो है विस्तार से जो थ्योरिकल आपको क्लास कराएंगे उसमें हम आपको और बता देंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको यहाँ बताए। अब प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करते हैं अपना आज का सेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सभी लोग ले सकते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सभी लोग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जी बिल्कुल, भारत की सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है भारत में, वो कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, बिल्कुल पश्चिम बंगाल है। और ये आपका 4096 किलोमीटर जो है लंबाई के साथ सीमा साझा करता है। सबसे यहाँ पे आपसे सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम हम आपको बता देते हैं। सबसे कम आपका यहाँ जो है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान कौन सा है? अफ़गानिस्तान है सबसे कम सीमा साझा करने वाला, और ये 106 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। 106 किलोमीटर, जी हाँ। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल 4096 किलोमीटर, और सबसे कम पूछा जाए तो 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अधिकतर आपकी परीक्षाओं में बना रहता है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपके ऑप्शन हैं 9 डिग्री 8 मिनट, 9 डिग्री 8 मिनट से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन बी है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर सी है आपका 6 डिग्री 5 मिनट से लेकर 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन डी है आपका 7 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छाप दीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए, फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके का बेस्ट रिवीजन, फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है आपका? उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? अभी अक्षांशीय विस्तार बताया था आपने, अक्षांशीय विस्तार बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका अक्षांशीय विस्तार था। अभी आपसे पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन बी है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है आपका 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 87 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। ऑप्शन डी है आपका 60 डिग्री 8 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 2 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए राइट आंसर क्या होगा। परीक्षा में आप बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। बिल्कुल आपको ऐसे प्रश्न कराएंगे परीक्षा में हो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टैटिक जीके खत्म, बिल्कुल स्टैटिक जीके इन्हीं क्लासों में खत्म। एक बार पढ़िए और टेंशन खत्म। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 68 डिग्री 7 मिनट
68 डिग्री 7 मिनट से कितना है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट से आपका कितना है ये, 97 डिग्री और 25 मिनट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य आपका जो है भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार है। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार पढ़ा आपने अभी तक, अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा। अब आपसे पूछा गया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में जवाब छाप दीजिए। यहाँ आपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया है और देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया है जी। जल्दी बताइए राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। एक के बाद बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको स्टैटिक जीके की आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं प्रश्नों को आप गलत करके आ जाते हैं। जो कि बेसिक जनरल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको गलत नहीं करने हैं। स्टैटिक जीके गलत करने के लिए नहीं है। स्टैटिक जीके इसलिए बनी है ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और आपको बार बार वो चीज़ ना पढ़नी पड़े। करंट अफेयर हर रोज़ अपडेट होती रहती है, नई करंट अफेयर आती रहती है, पुरानी खत्म होती रहती है, तो इसलिए आपको रोज़ अपडेट रहना पड़ता है। पर स्टैटिक जीके के लिए आप एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको बार बार अपडेट होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपडेट हो जाएंगे, केवल रिवीजन करना पड़ेगा बस। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है बताइए। एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये तो आसान सा जवाब है, सभी को पता होगा। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। भारत कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लो भाई अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न तो हमेशा पूछ लिया जाता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 34,88,366 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है आपका 29,84,243 किलोमीटर। ऑप्शन डी है आपका 33,83,253 किलोमीटर। जल्दी से बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। सभी को पता होगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बिल्कुल कितना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो है क्षेत्रफल है। और पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछ लिया जाए, पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। पूरे विश्व का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो ये है 2.43%। 2.43 पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है। तो आपका क्वेश्चन था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 7वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर 5वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी है चौथे स्थान पर। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, सभी को पता है कौन से स्थान पर है। तो ये 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कौन से पे, 7वें स्थान पर है भारत, 7वें स्थान पर है। अब जान लीजिएगा आपका नंबर 1 पे कौन है, रूस। नंबर 2 पे कौन है, कनाडा। नंबर 3 पे कौन है, चीन। नंबर 4 पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 5 पे कौन है आपका, ब्राज़ील। नंबर 6 पे कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे आपका नंबर 7 पे कौन आता है, नंबर 7 पे आपका आता है भारत। क्या आता है यहाँ पे, भारत। तो नंबर 1 पे रूस, ये क्रम है देशों का। नंबर 1 पहले आता है रूस, नंबर 2 पे कनाडा, रूस कनाडा। नंबर 3 आता है चीन, नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो ये 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की जलवायु कौन सी है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की जलवायु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। ऑप्शन नंबर सी है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर डी है उष्ण कटिबंधीय नम्र और शुष्क जलवायु। भारत की जलवायु कैसे कौन सी है? भारत की जलवायु कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, भारत की जलवायु कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, भारत की जलवायु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। ऑप्शन नंबर सी आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर डी आपका उष्ण कटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उष्ण कटिबंधीय कैसी है भारत की जलवायु? तो ये उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से बनता है स्टैटिक जीके का, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस ये है कि वो घुमा फिरा के किसी भी पूछ लेता है, पर आंसर ऐसे ही इसका रहता है। तो ये भारत की जलवायु कौन सी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? आपका ऑप्शन है 3945 किलोमीटर। ऑप्शन बी 2333 किलोमीटर। ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। और ऑप्शन डी है आपका 2933 किलोमीटर। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? एक प्रश्न आपका यह भी बनता है परीक्षा में, तब तक आप जवाब दीजिए अपना, कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी का अंतर कितना है, ये पूछ लिया जाता है। भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी का अंतर कितना है, ये बताइए, पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा में। हाँ, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इन दोनों की दूरियों का जो अंतर है वो कितना है। ये नए तरीके के ट्रेंड के प्रश्न बन रहे हैं आजकल। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2933 किलोमीटर। तो हमने आपसे पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर है। और आपका उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे इनकी जो है, इनका अंतर पूछा गया है, इनका अंतर पूछा गया है। तो ये बताइए कितना होगा। तो जब आप इनका अंतर घटाएंगे तो ये आपका 281 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 281 किलोमीटर आएगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो इनका अंतर कितना है, 281 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? देखिए आगे अगला क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस शर्त यह है कि आप लोग मेहनत से अपनी जो तैयारी कीजिए, जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं वो आप अच्छे से तैयार कीजिए, नोट कीजिए या रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। आपका प्रश्न स्ट्रेटेजी का कोई गलत नहीं होगा जी। तो प्रश्न है आपका, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन है क्या, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन बी है आपका 3582 किलोमीटर। ऑप्शन सी है आपका 3652 किलोमीटर। ऑप्शन डी है आपका 3214 किलोमीटर। तो जैसा कि हमने आप बताया था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ये आपका राइट जवाब है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये परीक्षा में पूछा जाता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर 1 5432 किलोमीटर। ऑप्शन बी है आपका 4531 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है आपका 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 5200 किलोमीटर। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई जी जी बिल्कुल। देखिए अभी आपने मुख्य तटीय
भूमि की लंबाई जो है देखी थी पिछले प्रश्न में। यहाँ आपसे पूछा गया है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये देखिए यही कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न है। वहाँ पूछा था मुख्य भूमि की तटीय, और यहाँ पूछा है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन है 75 से 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 64 से 21 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 75 से 49 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5461 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर या 7516.16 किलोमीटर, इस तरह से आपका परीक्षा में कभी कभी लिखा आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए आपकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है आपका 85,465 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 14,256 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 17,235 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन ए 85,465 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 14,256 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 17,235 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए प्लीज़। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा आपका आंसर अगर भारत की कुल पूछी जाए। भारत की कुल लंबाई सभी को मिला कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 15,200 किलोमीटर। इस बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15,200 किलोमीटर। तो कितनी है? 15,200, और आपका जो वो थी पहले वाली वो थी 7516.6, ये 16 नहीं था, 6 था, ये 7516। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर कुल लंबाई, ये हो जाएगी भारत की कुल लंबाई जो है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर 15,200 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए गौरमाता का बात करें तो ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये कौन सा बिंदु है? ये दक्षिणी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा कोल की बात करें तो ये आपका उत्तरी बिंदु है। तो बचा क्या? किबिथु, किबिथु। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किबिथु। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण में कौन सा है आपका? गौरमाता। कौन सा है आपका? यहाँ पे पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा है आपका? पश्चिम में है गौरमाता। ये आपका गौरमाता जो है ये पश्चिम में है आपका। गौरमाता कहाँ है? पश्चिम में है आपका। गौरमाता जो है ये आपका पश्चिम में है। तो दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट हो गया और उत्तर में आपका इंदिरा कोल हो गया। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है। देखिए भाई एक एक प्रश्न गजब है, एक एक प्रश्न गजब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अभी आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो वो कौन सा था? किबिथु था। कौन सा था आपका? किबिथु, किबिथु। और ये कहाँ पे आपका? कहाँ पे है? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? पूर्वी बिंदु था हमारा। कौन सा था? पूर्वी बिंदु था हमारा। कौन सा पॉइंट था? ये हमारा पूर्वी पूर्वी बिंदु था। ये हमारा उत्तरी बिंदु था। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु था। और इंदिरा पॉइंट ये हमारा दक्षिणी बिंदु था। तो हमसे पूछा है पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु क्या है हमारा? गुहार माता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुहार माता या गौर माता। गुहार माता या गौर माता। और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्वारमोती या ग्वारमाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है। अभी आपसे पूछा गया था कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपने बताया था गौरमाता। क्या बताया था आपने, गौरमाता बताया था। और ये कौन सा बिंदु है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है जो सुदूर पश्चिम में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कहाँ पे है ये, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, ग्वारमाता, जो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए किबिथु, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी सर्किट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी है आपका इंदिरा कॉल। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये आपका पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु है आपका। ये आपका दक्षिणी बिंदु हो गया। तो आपका क्या बचा, ये आपका इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल क्या है आपका, ये आपका उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कॉल क्या है आपका, एक उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे है, लद्दाख। कहाँ पे है ये, लद्दाख में है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर एक पंजाब, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। कहाँ पे है, लद्दाख में है अभी। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए सर क्रिक पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी किबिथु, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कॉइल। बिल्कुल, ये आपका पूर्वी बिंदु था, पूर्वी बिंदु था ये आपका। और ये आपका उत्तरी बिंदु था, ये आपका उत्तरी बिंदु था। और इंदिरा पॉइंट आपका कौन सा था, ये दक्षिणतम बिंदु था। कौन सा बिंदु था, दक्षिणतम बिंदु था। इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु था, जो कहाँ पे है, कैप कमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कमोरिन कन्याकुमारी। कहाँ पे है, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है आपका कन्याकुमारी। तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कैप कमोरिन के अंदर है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एक है आपका पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर दो है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप, और ऑप्शन नंबर डी है कन्याकुमारी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। देखिए बैक टू बैक सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके स्टैटिक जीके की जो है नज़र से, स्टैटिक जीके की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो ऑप्शन ए ये है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 2.63%, ऑप्शन बी है आपका 2.43%, ऑप्शन सी है आपका 2.53% भाग, ऑप्शन डी है आपका 3.43% भाग। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2.43% है, 43% भाग है इसका। और क्षेत्रफल हम आपको बता ही दिया था
32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमने आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.43%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन नंबर ए है 9 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 7 राज्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका 8 राज्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6 राज्य। ये सभी को पता होगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो ये 8 राज्य कौन से हैं आपके इसमें? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर उपस्थित हैं, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, प्रश्न पे प्रश्न है, यानी कि हम एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न से तीसरा प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न बनते जा रहे हैं। यानी कि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं होगा जो इस स्टैटिक जीके की क्लास से छूट जाएगा। आपको जो हम स्टैटिक जीके क्लास दे रहे हैं, इस क्लास से आपका कोई भी प्रश्न स्टैटिक जीके का गलत नहीं होगा और छूटेगा नहीं। तो आपके ऑप्शन है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। ऑप्शन नंबर बी है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे बिल्कुल गलत होता है। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे अधिकतर गलत होता है। अगर इस तरह के सीक्वेंस में आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको मालूम है, याद किया है, वो कर सकता है, बाकी अधिकतर लोगों से ये गलत होता है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तब तक हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक है जो सभी लोग आजकल इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मित्र यानी कि मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से आपका झारखंड। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है आपका, पर उड़ीसा नहीं है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यही आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो भारत की कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। मतलब जिनसे भारत की जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। तो हम आपको बताते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र यानी कि माँ से आपका मिजोरम है, ता से त्रिपुरा है, पर पा से आपका पश्चिम बंगाल है, रा से आपका राजस्थान है, गमछा में गा से आपका गुजरात है, माँ से मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़ है और झाड़ से आपका झारखंड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके साथ साथ आपके जो अन्य प्रतिभागी छात्र हैं, आपके आसपास के, आपके मिलने जुलने वाले, सबको जो है इस क्लास का लाभ होना चाहिए, सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है,
किस तरह के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बेस्ट कंटेंट है या नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ऑप्शन ए है आपका 33.4 डिग्री, ऑप्शन बी 26.7 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 25.5 डिग्री। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे जो है झुकी हुई है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा। भारत की जो मानक समय रेखा है कितना डिग्री देशांतर को माना गया है, यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है कितने डिग्री देशांतर को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 84.4 डिग्री, ऑप्शन नंबर 72.3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 62.3 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जल्दी से बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, भारत का मानक समय कितना डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। ऑप्शन थे आपका 84.4 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72.3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी 62.3 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जल्दी से बताइए, तब तक हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जो मानक समय है ये आपका इलाहाबाद के निकट जो है ये GMT से लिया गया है, और इलाहाबाद के जो निकट है, इलाहाबाद के निकट कहाँ से होकर गुजरता है, नैनी से होकर गुजरता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 82.5 डिग्री जी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो भारत का मानक समय रेखा कितने देशांतर रेखा को माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लीजिए भाई, प्रश्न पे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाइन लगी पड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। देखिए पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था और नेक्स्ट प्रश्न ही आ गया। भारत की मानक सीमा रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन एक है आपका लखनऊ के निकट प्रयागराज से, इलाहाबाद के निकट नैनी से, वाराणसी के निकट शंकरगढ़ से, ऑप्शन डी भोपाल के निकट प्रीतम नगर से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ जल्दी से बताइएगा कि भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट नैनी। इलाहाबाद यानी कि जो आप प्रयागराज कर दिया गया है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है 8 राज्यों से। 8 राज्य में आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट आपका 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी है आपका 7 राज्य, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केरल से। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपकी जो मानक समय है ये आपका कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा समय। कौन कौन से, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। 5 राज्य ये कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर। प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। और अगर राज्य पूछ रहे हैं कि किस निम्न में से ऐसा राज्य बताइए जिससे भारतीय मानक सीमा रेखा जो है नहीं गुजरती है, आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन आंध्र प्रदेश गलत होगा। तो इस तरह से ये 5 राज्य भी आपको याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर बी 6 पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर सी 4 पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर डी है 5 पड़ोसी देश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। 7 पड़ोसी देश हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 हैं। अब ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका भारत, अमेरिका, चीन, ईरान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, इराक, बगदाद, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका भूटान, इटली, पाकिस्तान, आयरलैंड, भारत, म्यांमार और जापान। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, ये भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। भारत की जो जलीय सीमा है, ये पूछ रहे हैं भारत की जो जलीय सीमा है, प्रश्न में पूछा गया है भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लगती है। ऑप्शन नंबर 1 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सी है आपका 7 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका। भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। बिल्कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य हैं इसमें और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी तक का संपूर्ण अधिकार है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी तक कितनी दूरी पर जो है भारत का संपूर्ण अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 13 नॉटिकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 11 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12 नॉटिकल मील और ऑप्शन नंबर डी है आपका 15 नॉटिकल मील। यह प्रश्न अधिकतर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आपका भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है आपका मुंबई। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कलकत्ता दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी थी। और कलकत्ता से दिल्ली कब ये स्थानांतरित की गई, तो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। कब, 1911 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए अगला ही प्रश्न आ गया है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। देखिए अभी पूछा गया था दिल्ली से पूर्व राजधानी कौन सी थी, कलकत्ता थी। कौन सी थी आपकी, कलकत्ता थी। और अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी है 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, ऑप्शन नंबर डी है 1911 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि 1911 में ये राजधानी बनी। 1911 में क्या हुआ, ये नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा भारत की आज़ादी से पहले गोवा था। भारत की आज़ादी से पहले गोवा था। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी डच क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी से पहले गोवा था, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या था ये, पुर्तगाली क्षेत्र था, पुर्तगाली क्षेत्र।
ये क्या था आपका? पुर्तगाली क्षेत्र था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 30 मई 1987 को जो है दिया गया, पूर्ण राज्य दिया गया। और ये भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना, 25वां राज्य। ध्यान रखना यहाँ पे कि भारत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 30 मई 1987 को दिया गया, 30 मई 1987 को दिया गया है। और ये भारत का 25वां राज्य था। तो आज़ादी से पहले गोवा क्या था? पुर्तगाली क्षेत्र था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिहार। बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो थी वो बिहार की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी है आपका बिहार। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, केरल। कौन सा है हमारा? केरल है। और कितनी थी इसकी साक्षरता दर? 94%। कितनी थी? 94%। और सबसे कम किसकी थी 2011 में? वो बिहार की थी। कितनी थी ये? 61.80%। 61.80% ये कहाँ थी? बिहार थी। और ये आपका 94% कहाँ की थी? आपके केरल की थी। तो सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक बिहार, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी केरला, और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम है, जिसको जो है सिक्किम, जिसको जो है 30 मई 1987 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और ये भारत का जो है 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और पहला, भारत का जो पहला जैविक राज्य है वो भी कौन सा है? सिक्किम है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आज की क्लास का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की क्लास आपको कैसे लगी। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें पता चलता है, और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में या हमारे कंटेंट में कहाँ पे कमी रह गई है, जिसमें हम सुधार करेंगे। और इसी तरह की अच्छी जो है आपको नॉलेज, आज अच्छी स्टैटिक जीके की क्लास हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा कंटेंट है इसके अंदर, इसमें क्या कमी है या क्या और अच्छा करना चाहिए, बताइएगा। हम आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की क्लासेस देते रहेंगे।
जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर स्टैटिक जीके के सवाल आपके जो एग्ज़ाम में हमेशा बने रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाइए, आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम निरंतर आपके लिए ऐसे ही क्लासें लेके आते रहेंगे और आपकी स्टैटिक जीके को पूरी तरह से कवर करा देंगे, जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके का कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।